So hello everyone, how are you all? Now we will start a new chapter at basis of accounting and will end the chapter in today's class only. See, the profit of the business can be calculated by two methods. One is cash basis and another is accrual basis. Now what is cash basis and what is accrual basis? As the name suggests, cash basis means कि सारी ट्रांजेक्शन कैश में होंगी तभी रिकॉर्ड होंगी. Accrual include both cash and credit transactions. Accrual include both cash and credit transactions. Now cash basis of accounting. It is a system in which transactions are recorded only and only when the cash is received or paid. जब कैश रिसीव होगा और जब कैश पेड होगा सिर्फ उसी केस में हम रिकॉर्डिंग करेंगे. Implies expenses are recorded as incurred. जब खर्चा करा पैसे दिए तो ही रिकॉर्ड करेंगे when they have been paid. And revenue is recognized on the receipt of cash. और revenue हुआ, इनकम हुई, ये तभी मानेंगे जब पैसा आया. मतलब पैसा गया तो ही खर्चा, पैसा आया तो ही इनकम. कहने का मतलब है उधार की किसी ट्रांजैक्शन को हम लोग कोई इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे. अगर कोई ये कह दे कि मैं अगले महीने पैसे दूंगा तो हम ये मान के ही नहीं चलेंगे कि इनकम हो गई उस महीने. हम तो मानेंगे उस दिन जिस दिन पैसा आएगा. तो इस कैश बेसिस में थोड़ी बहुत कमियां हैं क्योंकि बिजनेस ऐसे नहीं चलता. हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं चलता. ओके, नाउ एडवांटेजेस. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस? देखिए बड़ा सिंपल है. तभी रिकॉर्डिंग होगी जब पैसा आएगा और तभी रिकॉर्डिंग होगी जब पैसा जाएगा. ठीक है. Advantage: simple method with no adjustment required. No adjustment for outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, prepaid income. मतलब किसी भी चीज की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है. जब पैसा आए तो लिखो, जब पैसा जाए तो लिखो, क्योंकि इसका लिमिटेड स्कोप है. तो दिस इज सुटेबल फॉर एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर कैश बेस्ड. एग्जांपल एनपीओ. देखिए एनपीओ का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका क्या काम है? पैसा आएगा, डोनेशन आएगी तो हम लोग आगे काम कर देंगे. तो एनपीओ हो गए, सीए हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, उनके पास भी कैश बेसिस होता है ना. उन्हें कोई सामान बेचना होता है, दे जस्ट हैव टू डू द सर्विसेज, उसके बदले उन्हें पैसा मिल जाता है. और आपका देख लीजिए वेजिटेबल का वेंडर जो है, तो एक छोटा सा आपका वेंडर है, क्या काम है उसका? वो सब्जियां खरीद के लाता है थोक बाजार से और आके कैश बेसिस पे ही बेच देता है. तो कैश लेके आता है, कैश बेच देता है. तो उसका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना एकदम सही रहेगा. इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं. ये डिसएडवांटेजेस से भरा हुआ है. पहला डिसएडवांटेज क्या है? इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशंस एंड फाइनल performance as adjustments for outstanding expenses, prepaid expenses, advance income और prepaid income has not been made. जब एडजस्टमेंट हो ही नहीं पा रही किसी भी चीज को लेके क्योंकि सब कुछ कैश पे बेस्ड है, तो ये कभी भी आपको ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएगा. मान लीजिए किसी ने लॉकडाउन में 3 महीने काम तो करा पर उसको इनकम अभी नहीं हुई. सब कह रहे हैं बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे. तो इसका मतलब ये है कि उसने 3 महीने कुछ कमाया नहीं. कैश बेसिस तो ये कहता है. कैश बेसिस का ये कहना है, पर असल मायने में उसने कमाया है. उसने कमाया है, एक्रूड इनकम है, उसे मिल जाएगी, अभी मिली नहीं. इनकम हो गई पर मिली नहीं. ये बात कौन समझाता है हमें? एक्रूअल बेस समझाता है. पर कैश बेसिस कहता है कि आप मान के चलो कि इनकम हुई नहीं, इसीलिए ये ट्रू एंड फेयर व्यू कभी आपको नहीं देने का. अगली बात करते हैं. Profits are not consistent as the system do not distinguish between capital and revenue nature of items. कह रहे हैं ना तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कैपिटल नेचर का आइटम है, ना ये पता चलेगा कौन सा रेवेन्यू नेचर का आइटम है. मतलब सारे तरीके के आइटम्स एक जगह ही आएंगे. बस डिपेंड करेगा पैसा आया है तो लिख दो, गया है तो लिख दो, और कोई भी इसके अंदर बाइफर्केशंस नहीं है. तो ये कैसे एक ट्रू और फेयर व्यू दे देगा? मतलब आपने गुड्स बेचे तो भी पैसे आए, लिख देगा. आपने अपनी फिक्स एसेट्स उठा के बेच दी तो भी जो पैसे आए लिख देगा. ये नहीं बताने का कि गुड्स बेचना एक रेवेन्यू आइटम है और अपनी फिक्स एसेट्स ही उठा के बेच देना एक कैपिटल आइटम है. दिस सिस्टम डू नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता था? कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं इस साल के, उनको कंपेयर करो इस साल के इनकम के साथ, और जो भी रिजल्ट आएगा, मान लो इनकम ज्यादा और एक्सपेंसेस कम है, तो जो बैलेंस बच रहा है वो क्या है? आपका प्रॉफिट. पर यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता.
क्योंकि अगर लास्ट 3 महीने से कोई पैसा नहीं आया तो कैश बेसिस कहेगा कोई इनकम नहीं हुई, जबकि इनकम हुई है। तो ये ट्रू एंड फेयर भी नहीं दे पाएगा क्योंकि ये मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता और नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर द लार्ज एंटरप्राइजेस। देखिए लार्ज एंटरप्राइजेस भूल के भी इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगी क्योंकि उनके यहाँ ज्यादातर सारी ट्रांजेक्शन ही क्रेडिट बेसिस पे होती हैं। ठीक है ना, तो बात समझ आ सकती है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये सुटेबल नहीं है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एनपीओ और छोटे बिजनेस के लिए सुटेबल है। अगली बात करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे हिंदुस्तान में तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत पॉपुलर है एंड लेट मी टेल यू कि ये पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Now what is accrual basis of accounting? It is a system in which transactions are recorded irrespective of the fact whether the cash has been received or not. पैसा आया या नहीं आया उससे मतलब नहीं है। इनकम हो गई, अगले ने कह दिया हम पैसे दे देंगे, इनकम हो गई है, हमने उसका काम करके दे दिया, वो कह रहा है हम पैसे दे देंगे, तो इनकम हो गई है, हमें ये मानना पड़ेगा। देखिए रिसीव्ड और नॉट, कैश रिसीव हुआ नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है। कैश सेल होती है तो भी हम रिकॉर्ड करते थे इसके अकॉर्डिंग, पर क्रेडिट सेल भी होती है, अगर हम उधार माल भी बेचते हैं तो भी रिकॉर्ड करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये दोनों को कहता है, कैश सेल भी और क्रेडिट सेल भी दोनों रिकॉर्ड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने खर्चा कर दिया है तो ये कहते थे खर्चा कर दिया है और पैसे दे दिए हैं तो रिकॉर्ड करो, जबकि ये कहता है कि खर्चा कर दिया पैसे दे दिए तो भी रिकॉर्ड होगा, खर्चा कर दिया पैसे नहीं दिए तो भी रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जांपल आपने कैश में माल खरीदा तो कैश परचेज, और अगर आपने उधार माल खरीदा तो क्रेडिट परचेज नाम से उसे दिखाना होगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल जो बिजनेस चलता है वो एक्रूअल बेसिस पे चलता है। एक्रूअल बेसिस इंप्लाइज दैट द इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न्ड एंड एक्रूड। कह रहे हैं जिस दिन आपने कमा ली या जिस दिन आपको पता चल गया कि आपको मिल जाएगी, बस उस दिन रिकॉर्ड कर लो। एंड द एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इट हैज बीन इनकर्ड, और खर्चा जिस दिन कर दिया उस दिन रिकॉर्ड कर लो। इससे मतलब नहीं है कि पैसा आ गया या पैसा चला गया। तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा। अब चलिए इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे एक साइंस लगी हुई है। मोर लॉजिकल एज कंपेयर्ड टू कैश बेसिस, हेंस वाइडली एक्सेप्टेड। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में है एज इट शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रू व्यू मिलेगा आपको सारी एडजस्टमेंट्स होने के बाद। किसी भी चीज को दरकिनार नहीं करा जाएगा, एक एक बात को देखा जाएगा। जिन्होंने पैसे दे दिए उन्हें भी कंसिडर करेंगे, जिनसे पैसे आने हैं और वो कह रहे हैं कि हम दे देंगे उन्हें भी कंसिडर करेंगे, जो कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे उनको भी कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से जहां जहां हमने खर्चे करने हैं उसको भी कंसीडर करेंगे, जहां जहां हमने खर्चे कर दिए हैं उसे भी कंसीडर करेंगे, जहां जहां हमसे एक्सपेंसेस हो गए हैं पर पेमेंट नहीं हुई उसको भी कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब है हर एक चीज को, सारी एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करके ही एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग पूरी होती है। अगला है इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल एडजस्टमेंट्स आर मेड। ये मैंने आपको बता दी। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, वो सारी इसमें हो सकती है। इसके डिसएडवांटेजेस बहुत कम है। पहला डिसएडवांटेज है नॉट सिंपल एंड इजी एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस तो सिंपल कहता था पैसा आया लिख दो, पैसा गया लिख दो, तो वो तो बहुत ही सिंपल है, और सिंपल है इसीलिए वो ट्रू व्यू नहीं देता। ठीक है ना। तो जो एक्रूअल बेसिस है वो सिंपल नहीं है, इसका अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत ही इलेबोरेटिव है। मैंने 1 मिनट पहले आपको वीडियो में बताई है कि इसमें कितना कुछ करना पड़ता है। और सबसे आखिरी कि अगर आपको चाहिए कि एकदम पता चल जाए भाई प्रॉफिट क्या है तो वो नहीं पता लग सकता। एकदम से अगर आप डिस्कवर करना चाहो, कैलकुलेट करना चाहो कि कितना प्रॉफिट हुआ है, आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। मान लीजिए कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो उसको एसेट्स पे डालना पड़ेगा, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो उन्हें एक्सपेंसेस में भी दिखाना पड़ेगा, लायबिलिटीज में भी दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ही एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो क्विक डिस्कवरी ऑफ प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल as all the adjustments are to be made to know the correct profit। करेक्ट प्रॉफिट जानने के लिए आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को करना पड़ेगा। तो एक्रूअल बेसिस की सुटेबिलिटी क्या है? एक्रूअल बेसिस वहां सुटेबल है जहां लार्ज स्केल बिजनेस चल रहे हैं, या कह लीजिए जहां पे भी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर्स का हो, चाहे फर्म्स का हो, चाहे कंपनीज का हो। ऐसे बिजनेसेस को एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना चाहिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन बिजनेस में उधार का काम चलता है उनको एक्रूअल बेस ही अपनाना चाहिए। अब उधार का काम चलने का ये मतलब नहीं है कि कैश की ट्रांजैक्शंस बिल्कुल नहीं होती। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, इससे ज्यादा इस चैप्टर में समझाने वाला नहीं है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू क्लास।